हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज जितने भी हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 7 सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं, उसमें से हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अगेन CPU utilization. CPU time is expensive, hence it should be busy all the time. हमारा CPU का टाइम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है दैट वी कांट अफोर्ड इट टू वेस्ट इट। तो इसलिए हमें वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें CPU हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बिजी हो, क्योंकि जब हमारा CPU ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहेगा तभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सो CPU यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल। उसके बाद थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या है? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच गेट कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें एक फैक्ट्री का, तो एक फैक्ट्री में एक दिन में से कितनी गाड़ियां निकलती हैं वो उस फैक्ट्री का थ्रूपुट है। बट हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कितने कंप्लीट हो रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट भी क्या होना चाहिए? इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। हम वो CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा थ्रूपुट मैक्सिमम हो। उसके बाद बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या है? द टाइम स्पैन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द सिस्टम टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। मतलब प्रोसेस जितनी देर मेन मेमोरी में रहा है, दैट होल टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एज द टर्न अराउंड टाइम। और ये क्या होना चाहिए? ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ऑब्वियसली ये बहुत कम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जल्दी से जल्दी मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट होके बाहर आए, मतलब अपने कंप्लीशन को ख़त्म करे। ठीक है। वेटिंग टाइम मतलब जब से वो आया था प्रोसेस और फिर उसे जब CPU एलोकेट हुआ, उसके बीच का टाइम क्या है? उतना टाइम उसने वेट करा। मान लीजिए वो मतलब 4 बजे कोई प्रोसेस आया और उसको CPU मिला 4:20 पे, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हुआ? 20 मिनट का। तो इसलिए द टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन डिफरेंट क्यूज वाइल वेटिंग फॉर द CPU, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग the execution time, that is a burst time, from the turn around time. टर्न अराउंड टाइम क्या है? कि कितना टोटल टाइम वो अंदर रहा प्रोसेस। बर्स्ट टाइम क्या है? कि वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। मान लीजिए वो प्रोसेस रहा 20 मिनट मेन मेमोरी के अंदर और उसे एग्जीक्यूट होने में लगा केवल 5 मिनट, तो बाकी का जो 15 मिनट था वो क्या हुआ? वो वेटिंग टाइम ही तो था उसका। ठीक है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज योर वेटिंग टाइम। उसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम की। सो द टाइम टेकन बाय द प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग इट्स फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर द सबमिशन। मतलब रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम नहीं है कि जितना टाइम उसे CPU ने कंप्लीट करने में लगाया, बल्कि रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम है कि जिस टाइम पे उसे पहली बार CPU एलोकेट हुआ। जैसे द टाइम for which the process gets the CPU for the first time is called the response time. और ये क्या होना चाहिए? ये भी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। हमें प्रोसेसेस को स्टार्व नहीं करवाना है। हम ये चाहते हैं कि प्रोसेसेस को जल्दी से जल्दी CPU एलोकेट हो पहली बार। तो अगर वो चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करवानी है तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, while choosing any scheduling algorithm, CPU utilization and throughput should be maximum, while turnaround time, waiting time and response time should be minimum. दो और हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, दैट इज अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। इन्हें भी देख लेते हैं। द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्ड इन द रेडी क्यू। कोई प्रोसेस कब रेडी क्यू में आया वो उसका अराइवल टाइम हो जाएगा। और द अमाउंट ऑफ द टाइम अ प्रोसेस वेट, मतलब वेट नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसे, कितना CPU एग्जीक्यूशन के लिए उसे टाइम लगेगा। मान लीजिए प्रोसेस P1 को 5 मिनट लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, प्रोसेस P2 को 10 मिनट लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, तो वो जो 5 और 10 मिनट है वो उन दोनों रेस्पेक्टिव प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम है। तो ये जो आपके पास 7 CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से CPU यूटिलाइजेशन ये वाला और CPU मतलब थ्रूपुट, ये दोनों क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। और बाकी के जो TAT हैं, WT, RT एंड अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ये सारे क्या होने चाहिए आपके? मतलब
मिनिमम। अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम पे तो देखिए हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब अराइवल टाइम जिस टाइम पे प्रोसेस आया वी कांट हैव कंट्रोल ऑन दैट। उसके बाद बर्स्ट टाइम पे भी हम कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते। जो प्रोसेस जितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में वो तो उसका परमानेंट ही रहेगा। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कम से कम रेस्पॉन्स टाइम हो, कम से कम हमारा वेटिंग टाइम हो और कम से कम हमारा टर्न अराउंड टाइम हो, और बाकी ये दोनों क्राइटेरियाज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो अगेन जब हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अगेन फिर दो टाइप के शेड्यूलिंग प्रोसेसेस आते हैं। दैट इज, एक होता है प्रीएम्प्टिव इन नेचर एंड दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। अब प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार इन्हें भी। प्रीएम्प्टिव क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो व्हेन सीपीयू स्विचेस वन प्रोसेस टू द अनदर बिफोर इट्स कंप्लीशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बिफोर इट्स कंप्लीशन देन इट्स कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव। मान लीजिए सीपीयू किसी प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर रहा था बट उसके कंप्लीट होने से पहले ही वो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो उसे मतलब ज़बरदस्ती उसके हाथ से सीपीयू का टाइम छीन लिया गया। सो सीपीयू कैन प्रीएम्प्ट दिस प्रोसेस। हम तब कहेंगे कि ये जो है प्रीएम्प्ट कर दिया गया उस प्रोसेस को। द प्रोसेस डज नॉट रिलीव सीपीयू बाय इट्स ओन चॉइस। प्रोसेस ने खुद सीपीयू को नहीं छोड़ा बल्कि सीपीयू ने ही उससे अपना टाइम वापस ले लिया और वो किसी दूसरे प्रोसेस पे चला गया। इट मे बी क्योंकि जो प्रेजेंट प्रोसेस था वो इतना टाइम हम उसको डिवोट नहीं कर सकते थे, नहीं तो बाकी के जो प्रोसेस हैं उनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ता। इट कुड बी एनी रीज़न, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बट इट इज़ द रीज़न। देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस स्विचिंग। मतलब पहला क्या है कि भाई कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, ये भी हो सकता है जो आया सिस्टम में, और उस सिचुएशन में क्या है जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा। जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे हम, और बाकी के जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको सस्पेंड कर देंगे। रेडी सस्पेंड पढ़े थे ना हमने पिछली वीडियो में। सो वो सारी चीज़ें होंगी प्रीएम्प्शन में। देयर कैन बी एनी इंटरप्ट अकर इन द प्रोसेस। कोई भी इंटरप्ट कभी भी प्रोसेस में आ सकता है। वेर एज नॉन प्रीएम्प्टिव को यदि आप समझिए तो नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब सीपीयू एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस अंटिल इट गेट्स टर्मिनेटेड और इट विल नीड एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब प्रोसेस अपनी मर्जी से हटेगा, मतलब या तो उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड होगी या फिर वो खुद ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो सीपीयू से बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस वंस द सीपीयू इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस कीप्स इट अंटिल इट execution is terminated or it switches to the waiting time. So that is about the non-preemptive and preemptive. मतलब आप सिंपल सी बात में ये याद रखिए कि preemptive मतलब प्रोसेस अपनी मर्जी के बिना ही रुक गया, प्रीएम्प्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब प्रोसेस को कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर कर ही प्रीएम्प्ट होगा। प्रीएम्प्ट मतलब रुकना। सो नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कि वो नहीं रुकेगा अपने आप से, मतलब वो अपना प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद ही सीपीयू से निकलेगा, या अगर उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड पड़ गई वो तभी बाहर निकलेगा, वरना उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये बहुत लेमन टर्म्स में आप समझ लीजिए। So that is about the CPU scheduling criteria and types of scheduling for this video. So stay connected, keep learning. For the next video, we will discuss about the various algorithms.